Good morning, students. This is part 2 of chapter 5, and the name of the chapter is Human Capital Formation in India. And so far, we have done the introduction part in the part 1, and then the benefits of education. This you can relate with education and economic growth, even how education is important, or we can say contribute to economic growth, which means increase in GDP. There is a question in your exercise, so this slide will be useful. Then the definition of human capital and human capital formation we have done. Then the sources of human capital formation: investment in education, investment in health, investment in on-the-job training, investment in migration, investment to acquire information. And then we have done this in detail, the sources and the difference between physical capital and human capital. And this was the last slide of our part 1, so we'll continue with this human capital and economic growth. It is one of the most important slides of this chapter, because in the exercise later on you will see that there are questions related to this particular slide. In this particular slide you can relate it with education, the benefits of education also, when you will try to give answers of the questions in the exercise. So this slide is very important. इसको हम एक बार दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं. ग्रोथ तो समझ में आ गई है, अभी समझ में आया. ग्रोथ वर्ड अगर आ रहा है इकोनॉमिक्स में तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ ए कंट्री. उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड एंड हेल्दी पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन द अनएजुकेटेड पर्सन. ये हम समझ चुके हैं. और उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है. और एजुकेटेड जो वर्कफोर्स होती है दैट एनकरेजेस इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, जिसकी वजह से भी जीडीपी आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा है जिससे एब्जॉर्व करते हैं. उसके बाद एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट. उसके बाद अब ये नई स्लाइड है हम इस वीडियो में जो देख रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक्सटेंशन है. इसमें ऐसा लिखा है एम्पेरिकल यानी रिसर्च एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज निबुलस. निबुलस का मतलब है अनक्लियर. इस पर कमेंट करना है अगर आपको स्टेटमेंट में. मतलब एम्पेरिकल कोई रिसर्च ऐसी कोई सामने नहीं आई है. हाँ, दो अगर आपसे बोला जाए कि दैट ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड, तो आपको इस तरह से आंसर देना है, इट इज़ रिलेटेड, क्योंकि ये जो हमने 3-4 पॉइंट लास्ट के लिखे हैं दैट दीज आर द एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स. हाँ, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट ही दे दिया जाए कि रिसर्च एविडेंस है क्या कोई, तो आपको बोलना है कि सही बात है, ऐसा नहीं है. इट इज़ क्लियर दैट रिसर्च एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल. इसलिए इसने यहाँ पे लिख रखा है कि ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज निबुलस, अनक्लियर है, क्योंकि कोई आपको स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं मिलता, डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है. हाँ, कुछ हम आगे जाके रिपोर्ट देखेंगे जो कुछ एजेंसी ने करी है, उनकी बात हम करेंगे. लेकिन इसमें आंसर में हम लिखेंगे यहाँ ठीक बात है, यस. उसका आंसर में क्या लिखेंगे? मेजरमेंट प्रॉब्लम हो. कमेंट करेंगे तो मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिसर्च के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता है. जैसे जो स्टेटिस्टिकल डेटा आता है वो एनरोलमेंट रेट्स का है कि बच्चे कितने एनरोल्ड हैं या कौन सी क्लास तक पढ़े, उसका थोड़ा स्टेटिस्टिकल डेटा आता है. मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन कलेक्ट. तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है. सेकेंड है ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री का मतलब ये है कि अगेन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, ऐसा डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, लेकिन हेल्थ स्टेटस से मतलब ये है कि क्वालिटी, अगेन इफेक्टिवनेस कितनी है, कितने हमारे पास ऐसे हैं हॉस्पिटल्स जो एडवांस हॉस्पिटल्स में आते हैं. तो इस तरह का ट्रू हेल्थ स्टेटस अवेलेबल नहीं है. मॉर्टेलिटी रेट इस तरह के या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस तरह का डेटा जरूर मिलता है. उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज भी सामने आता है. जैसे मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल दे आर कमिंग टुगेदर, कन्वर्जेंस जैसे हम बोलेंगे, एक शब्द आ रहा है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कह रहा है कि जब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है तो ये देखा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल के मेजर्स जो भी आप इंडिकेटर्स लेते हैं, जैसे मैंने कुछ एक दो बताया आपको,
कि नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं या एनरोल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं या किन क्लासेस तक बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह का डेटा अवेलेबल है, तो वो तो कन्वर्ज करता है टुगेदर। क्या मतलब है, साथ दिख रहा है दोनों, अगर हम कैटेगरीज की बात करें, डेवलपिंग और डेवलपिंग। लेकिन दूसरा जो लिखा हुआ है, देयर इज नो साइन, बट बोलेंगे हम, देयर इज नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कमिंग टुगेदर अगेन ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम। तो लेकिन ये नहीं दिख रहा है, अगर ह्यूमन कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, आउटपुट बढ़ रहा है। तो डेवलपिंग और डेवलप को कंपेयर करेंगे तो डेवलप्ड नेशंस में इनकम ज़्यादा है और डेवलपिंग में इतनी इनकम नहीं है। तो ये दो अलग अलग बातों को, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को साथ लिखना पड़ा हमें। यही बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर ह्यूमन कैपिटल आपके साथ आ रहे हैं, मतलब जो आपको इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन या हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, या नंबर ऑफ कॉलेजेस, इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स पे आगे जाके हम देखेंगे, तो वो दोनों कैटेगरीज में, डेवलपिंग में और डेवलप में, दे आर कंपैरेटिवली सेम इन नेचर। मतलब एक नंबर तो दिखने लगता है, स्टैटिस्टिकल तो सिमिलैरिटी कुछ कुछ दिख रहा है कि है, बट इनकम नहीं है। स्टैटिस्टिकली जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इनकम डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। डेवलप्ड नेशंस में क्या आएंगे, डेवलप्ड नेशन में यूएस आ जाएगा, यूरोपियन नेशंस आ जाएंगे, जर्मनी, फ्रांस जैसे, या नॉर्थ अमेरिका में लेंगे तो कनाडा आ जाएगा। तो दे, अभी हम इसमें बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऐसे बात कर सकते हैं अब हम कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेशंस। यूएस या कनाडा की हम बात करें एंड वी ट्राई टू कंपेयर इट विद, या ब्रिटेन की, यूरोप में हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स में, और एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टर्म्स होती हैं। नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, नंबर तो दिखेंगे बढ़ते हुए, लेकिन क्वालिटेटिवली क्या आपको एट्रीब्यूट्स में, क्या आपके पास कितने आपके प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, या इस तरह से रिसर्च ओरिएंटेड। इसीलिए अभी हमारी जो नेशनल, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई है, ताकि थोड़ा सा हमारे क्वालिटी एजुकेशन की बढ़े। नंबर में तो ठीक है, इंडिया अच्छा जा रहा है, बट वी हैव टू डेवलप द क्वालिटी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन these डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। और हेल्थ स्टेटस में ऐसा ही है कि कितने आपके पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स पे कभी स्टैट्स कलेक्ट नहीं की जाती है। यहाँ ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जो आपके एडवांस जो डिजीज, क्रिटिकल डिजीज को दे आर सो एडवांस की हैंडल कर सकते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में हम बोल सकते हैं क्लियर है, हमको बात समझ में आ रही है कि द आंसर इज यस, एंड बिकॉज द रिसर्च एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज अनक्लियर। हाँ, लेकिन आपसे बोला जाएगा कि अगर इन जनरल बोला जाए तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट आती है तब इस तरह आंसर देना है, और ये स्टेटमेंट आती है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको ये बताना है कि इट इज ट्रू, ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड लास्ट 3-4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी, देन इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, देन चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो दोज हु आर एजुकेटेड, तो एजुकेशन वाली स्लाइड से भी, तो दोनों स्लाइड से आंसर आएगा। तो आगे जाके मैं एक्साइड में भी बता दूंगा आपको। तो दैट दीज टू स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दैट दिस वन, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों स्लाइड को आप यूज करके आंसर दे सकते हैं व्हेन क्वेश्चन इज देयर अबाउट ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये स्टेटमेंट इस तरह से दी जाए आपको, जो लिखा हुआ है कि एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेबुलस, तो आपको इस तरह से आंसर देना है। उसके बाद अब इंडिया को हम स्पेसिफिकली देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के कंटेक्स्ट में इंडिया का स्टैंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 7th 5-year प्लान गेव इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 7th 5-year प्लान से हमने इसको इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी। दूसरी पॉइंट में क्या लिखा है, लार्ज पॉपुलेशन कैन बिकम एसेट व्हेन एजुकेटेड एंड ट्रेन। तो क्या समझा गया, अगर हमारी पॉपुलेशन, तो हम हैं पॉपुलेटेड नेशन तो हैं, बट इट कैन बिकम एन एसेट, वो एसेट बन सकता है हमारे लिए, एक पॉजिटिव, एक हम बोल सकते हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन कैन बी ए फैक्टर, लेकिन कब, व्हेन एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। तीसरा पॉइंट में लिखा है वी कैन सी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्योंकि थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इन इंडिया एंड ग्रोथ इन इकोनॉमी साइमल्टेनियसली। तो ये स्टेटमेंट भी अब आपको काम में आएगा, जो अगर ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें तीसरे पॉइंट में ये बोला गया कि ह्यूमन कैपिटल में भी ग्रोथ देखी जा रही है इंडिया में, और इकोनॉमी में भी, जिसको हम जीडीपी के बोलेंगे, ग्रोथ इन इकोनॉमी को जब हम समझते हैं तो जीडीपी में भी ग्रोथ दिख रही है इस। और अगेन ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स में एक रिपोर्ट है, डॉइचे बैंक है, ये जर्मनी का बैंक है, और
इस बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार करी, सर्वे कंडक्ट करा, और उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा, ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टुडेज इकोनॉमीज। उनको ये समझ में आया रिपोर्ट के बाद कि प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए, प्रेजेंट इकोनॉमीज के लिए ह्यूमन कैपिटल की जो जरूरत है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या ढूंढा, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज इन जीडीपी। तो ये भी अब आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलता है ह्यूमन कैपिटल एंड, तो आप डोइचे बैंक का एज ए सपोर्टिव स्टेटमेंट ले सकते हैं। दूसरी बात आप क्या ले सकते हैं, रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली है। इंडिया को उन्होंने जैसे रेड में भी लिख रखा है नॉलेज इकोनॉमी बोला। तो नॉलेज इकोनॉमी मैं हमेशा बोलता हूँ, एक इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी है इस वक्त अपकमिंग इकोनॉमी जिसमें नॉलेज को यू कैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। पर ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ये बात समझ में आती है जब तक अभी हम बोलेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 5 साल हैं अभी, जिसमें से हमारे कुछ निकल गए, 1-1.5 साल अभी हमारे पास, भी 3 साढ़े 3 साल है। तो अगर अभी भी हम नॉलेज पर काम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस इंडियन इकोनॉमी। तो ये देखो क्या लिख रखा है स्लाइड में, इंडिया स्पेसिफिकली क्या लिखा। अभी वर्ल्ड बैंक की है, अभी हमारे को मेरी बात नहीं समझ में आती तो वर्ल्ड बैंक की तो थोड़ी बात समझ लो आप। दैट इज वन ऑफ द इंटरनेशनल रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसीज में से एक एजेंसी है। उन्होंने क्या बोला इंडिया के लिए, सेकंड पॉइंट में देखो, इफ इंडिया यूजेज इट्स नॉलेज सो मच एज आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड इससे कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि आयरलैंड वन ऑफ द बेंचमार्क है, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है जो अपनी नॉलेज को, जिसको हम बोलें कि यूज करता है, यानी उनका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर कर पाए हम ऐसा, इंडिया के लिए बोला जाए, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अगर ऐसा इंडिया कर पाया तो देख लो सीधा सीधा इनकम पर इफेक्ट आ रहा है। इंडिया विल इंक्रीज फ्रॉम $1,000 इन 2002 टू $3,000 इन 2020। इस डॉलर का है तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना। ये पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, देख लो आप कि नॉलेज कैन गिव यू सो मच। और दूसरी बात यह है कि बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन में जो हम स्लाइड में लास्ट हमने वीडियो में देखा था, सिर्फ इनकम नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन के बेनिफिट्स में आते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। एंड अगेन दूसरा वर्ल्ड बैंक ने क्या ढूंढा कि इंडिया को ही क्यों ऐसा बोला कि नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। पहली बात उन्होंने बोला फैक्टर्स में इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर्स हैं। आप जैसा एक यूथ है, जो यूथ का मतलब ये है कि जो स्किल्ड है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास ऐसा अवेलेबल है। हमारे यूथ जो एम्बिशियस है, एजुकेटेड है, एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट आवर स्किल्ड। तो हम में से भी कुछ जो मुझे सुन रहे हैं वो स्किल पर काम करना शुरू करेंगे, और देन ओनली यू कैन से दैट कि यू आर ए स्किल्ड वर्कर। तो इंडिया के लिए बोला गया कि इंडिया के पास ऐसी वर्कफोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात क्या बोला गया, हमारे पास एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। अब आप बोलोगे यार सिविक्स कहाँ से आ गई, डेमोक्रेसी कहाँ से आ गई, या पॉलिटिकल साइंस कैसे आ गई इकोनॉमिक्स में। इसका कारण ये है कि हमेशा किसी भी इकोनॉमिक के काम करने के लिए मॉनेटरी टर्म्स में तो उसको देखा ही जाता है, पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उसको भी फॉरेन इन्वेस्टर्स दे कीप अ क्लोज वॉच, और सबसे इंपॉर्टेंस वो देते हैं डेमोक्रेसी में, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं वो वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में। वेल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि योर डेमोक्रेसी इज सो पावरफुल कि लॉ एंड ऑर्डर इज देयर एंड देयर इज ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल का मतलब है 5 साल पूरे करना, जो हमारी सरकार पूरी करती है। पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो वहाँ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं, कहने को एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यू कैन कंपेयर इन दिस वे, क्योंकि वो क्या देख रहा है अगर इन्वेस्टर, आप ऐसे समझ सकते हो इंडिया में क्या देख रहा है अगर इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो वहाँ क्या देखेंगे, वो एक मिलिट्री इकोनॉमी ज़्यादा है। वहाँ पे आए दिन सरकार को गिरा दिया जाता है और उनका जनरल जो है वो डिक्टेटर बन जाता है, तो उसको हम वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। इंडिया में आज तक का इतिहास में कभी भी मिलिट्री ने, जो भी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है, कभी उनको ओवररूल नहीं करा। दे एवरी टाइम दे ओबे देयर रूल्स, they obey their orders, and that's what we call well functioning democracy. Similarly, American democracy भी well functioning democracy में आती है। That's why they are again one of the, we can say, the powerful nations, और इन्वेस्टमेंट उनके पास भी बहुत सारे हैं। Even they are so rich that they invest in other nations, and presently India is one of their ally, one of their friend to invest, and this is the second reason. एंड नॉलेज इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहा है, देख लो आप, नॉलेज इकोनॉमी यानी स्किल्ड वर्कर, डेमोक्रेसी भी आपकी वेल फंक्शनिंग है। तीसरा है
आपके पास डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे डाइवर्सिफाई और हो रहा है एंड वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो द पॉइंट इज दैट हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने बोला अभी हमने आप बोलोगे कि फिर हम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, हमारे को समझ में आना बंद हो जाता है। आप एक बार पॉवर्टी का चैप्टर बोलते हो, एक बार बोलते हो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं बार बार समझाता हूँ अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हैं दोज हु आर एजुकेटेड एंड हेल्दी। पॉइंट इज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। पॉइंट इज दैट पॉवर्टी का जो कनेक्शन भी एक तरह से जब समझा जाता है तो उस चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जो दोज हु आर नॉट एजुकेटेड और उनके पास एसेट भी नहीं है तो ओनली दे आर हैविंग देयर लेबर, जिसको फिजिकल लेबर बोलेंगे ट्रेड करने के लिए, तो हेड लोड वर्कर बन के रह जाते हैं और जिसको हम हिंदी में मजदूर बोलते हैं। तो मजदूर को फिजिकल, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ फिजिकल, अगर आप हम बात करें कि एज ए लेबरर काम कर रहे हैं, अपना मेंटल एबिलिटीज नहीं है, आप सिर्फ ये कि मैं स्ट्रेंथ में बहुत ताकतवर हूँ तो मैं मजदूर बन जाता हूँ, तो कैन आई बी मिलियनर, तो दैट इज एक मजाक की बात हो जाएगी कि आप वो समय नहीं है। आजकल जो समय क्या है, दोज हु आर वेल एजुकेटेड एंड दोज यूज देयर माइंड, जो माइंड की वैल्यू है रादर देन बिकमिंग ए हेड लोड वर्कर। हेड लोड के लिए आपको पेमेंट मिल जाएगी, वो 700 रुपये पर डे के हिसाब से होती है। तो अब आप सोच लो क्या बनने वाला है फिर वो 30 दिन में अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और वो भी रेगुलर काम नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, आगे जाके हम देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर है ये। तो समझने में आने की क्या बात आ गई कि इंडिया का भी बात करें तो आपको क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि नाउ यू आर द पीपल जो ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, हमने देखा था एग्जाम्पल लास्ट क्लास में, हमारे लास्ट वीडियो में, कि स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल। हमने बात करी थी सीए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ दो एक बार, कि हमारे कुछ मुझे सुनने वाले हैं वो अभी मैं तो साइंस के हैं, मैंने तब भी समझाया था कि अभी हमारे पास कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे बैठे हैं, तो यू बोथ ऑफ द स्ट्रीम कैन बिकम मैनेजर्स इन कॉर्पोरेट्स। आपके पास दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यानी स्किल्ड देन ओनली वी कैन से मैनेजर। तो मैनेजर के पास क्या स्किल होना सकता है, यू कैन बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यू कैन बी ऑपरेशंस मैनेजर, यू कैन बी IT मैनेजर, यू कैन बी, देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स वी कैन से। फाइनेंस, अब बात करें कॉमर्स की बात करेंगे तो एक फाइनेंस उनका डिपार्टमेंट होता है, तो यू कैन बी फाइनेंस मैनेजर। तो देयर आर मार्केटिंग मैनेजर, तो बहुत सारे हमारे पास स्किल आएंगे, लेकिन वो अभी हम प्रोसेस में है। मैं बार बार यही समझाता हूँ, वी आर इन ए प्रोसेस। तो इंडिया के लिए समझ में आ गया इंडिया क्यों एक नॉलेज इकोनॉमी बोला जाता है, और किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की। तो यू कैन अगेंस्ट आपसे बोला जाए कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस रिपोर्ट ऑल्सो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ गया है, ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर सवाल। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, 2 टर्म्स बोली। तो पहला पॉइंट देखो आपको इसमें एक लिख रखा है, दोनों डिफरेंस है एक्चुअली। ये फर्स्ट डिफरेंस हम लिखेंगे, ह्यूमन कैपिटल पहले क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या लिखा है देखेंगे, इसको पढ़ेंगे एक बार। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या समझ में आया? हमने बात करी थी प्रोडक्टिविटी की, ये तो पहली स्लाइड से बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी, ह्यूमन कैपिटल की बात करी, प्रोडक्टिविटी मतलब दे आर मोर प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्टिव का मतलब है दे प्रोड्यूस बेटर आउटपुट। उतने इनपुट से ये ह्यूमन कैपिटल जो होती है, स्किल्ड जो होते हैं, जो कॉम्पिटेंट एबिलिटी, कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं हमने, नॉलेजेबल, दे आर प्रोडक्टिव। तो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करी थी, आउटपुट की बात हमने करी। तो ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या बोला, कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज। उनके लिए एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, सिर्फ एजुकेशन एंड हेल्थ जो बार बार हम बात कर रहे हैं, किसका मीन्स है, क्या जरिया है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने के लिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। देखो यहां भी एजुकेशन और हेल्थ की बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन ऐसे बोला एसेंशियल, इंटीग्रल का मतलब यहाँ एसेंशियल टू ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग का मतलब है कि जो सिर्फ इंसान की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, कहीं प्रोडक्टिविटी कहीं प्रोडक्शन कुछ बात नहीं कर रहा है। बिकॉज एजुकेटेड एंड हेल्थी पीपल मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। ह्यूमन वेलबींग मतलब आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, सिर्फ ऐसे कहीं प्रोडक्टिविटी की बात नहीं बोलेगी। ह्यूमन वेलबींग का मतलब आपका जीवन बेहतर हो, आपकी लाइफ बेटर हो। तो एजुकेशन और हेल्थ ऐसा बोला गया कि वो तो जरूरी है, वो तो बेसिक है, वो तो एसेंशियल है, उसको प्रोडक्टिविटी से नहीं जोड़ा इस पॉइंट में। तो दोबारा से एक बार देख लो, ह्यूमन कैपिटल किससे जोड़ता है, प्रोडक्टिविटी से। तो एजुकेशन एंड हेल्थ क्या बोलता है, किस लिए जरूरी है, बोले प्रोडक्टिविटी होने की। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है, ये प्रोडक्टिविटी से नहीं लेना देना है, एजुकेशन और हेल्थ तो जरूरी है, इट्स एन एसेंशियल, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट फॉर द ह्यूमन वेलबींग। क्यों? बिकॉज एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड।
जितनी जल्दी समझोगे उतनी ही बेटर है। ये प्रोडक्टिविटी या इनकम की बात ही नहीं करी ह्यूमन डेवलपमेंट वाले अप्रोच ने। तो इसमें तो क्या बोला, आपकी लाइफ, आपका जीवन बेहतर होता है, यू हैव बेटर लाइफस्टाइल। बिकॉज कारण क्या बताया, क्योंकि इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर हेल्दी, यू कैन मेक, यू हैव द एबिलिटी टू मेक बेटर चॉइसेस। दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरे पॉइंट में फिर से डिफरेंस, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डिफरेंशिएट में एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये रहा, ह्यूमन कैपिटल गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओनली इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ये मैंने पहली स्लाइड में भी बोला था, ह्यूमन कैपिटल का तो सिर्फ एक ही हम बोलेंगे कि इंपॉर्टेंस देने का काम है, या उसका तो एक ही ध्यान है कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। वो तो सीधा सीधा एक मॉनेटरी टर्म्स में बातें करेगा, आउटपुट की बातें करने लग जाता है ह्यूमन कैपिटल वाला। तो इन दिस व्यू एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव। अगर आपने इन्वेस्ट भी करा, बोल रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, अगर वो बोल रहा है कि अनप्रोडक्टिव होगा वो, क्यों? देखो क्या लिखा है, इफ इट डज नॉट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या सीखा हमने, ह्यूमन कैपिटल गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओनली इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ये आवाज समझना है, उसको सिर्फ प्रोडक्टिविटी से मतलब ह्यूमन कैपिटल की अप्रोच में। तो यानी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे किसमें, एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे हेल्थ पे, लेकिन वो कर क्यों रहे हैं, हमारा आउटकम आना चाहिए प्रोडक्टिविटी। अगर वो कह रहा है कि नहीं आ रहा है, इफ इट डज नॉट इंक्रीज द आउटपुट, अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, तो बोल रहा है कि फिर वो अनप्रोडक्टिव है, वो किसी काम का, वो इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। यहाँ आउटपुट की सीधा सीधा रिलेशन है कि आउटपुट है या नहीं है। आउटपुट है तो बोलेंगे प्रोडक्टिव है, आउटपुट नहीं है तो हम बोलेंगे अनप्रोडक्टिव है। क्या, इन्वेस्टमेंट जो किया। ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है गिव्स इंपॉर्टेंस, ऐसी अप्रोच क्या कह रही है, गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वेलफेयर। बोल रहा है ये तो ह्यूमन जो उसकी भलाई के लिए है, तो उसके वेलफेयर के लिए है, विच इंक्रीजेस थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। बोले अगर प्रोडक्टिविटी नहीं भी आई, इन्वेस्टमेंट तो करा आपने, एजुकेशन में भी करा, प्रोडक्टिविटी नहीं आई, आउटपुट नहीं बढ़ा, बोले तब भी हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन वेलफेयर तो हो रहा है। तो ह्यूमन वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट को प्रोडक्ट नहीं दी जा रही है। इन दिस व्यू, लास्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा, इन दिस व्यू एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर। बोलिए तो राइट है ह्यूमन बीइंग्स का एजुकेशन, जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से भी एक पॉलिसी आई। बोलिए तो राइट है, प्रोडक्टिविटी से कोई लेना नहीं, प्रोडक्टिव है या नहीं है वो ठीक है, वेलफेयर इज देयर। कारण क्या बताया, वेलफेयर क्या, बोले ऐसे लोग जो एजुकेटेड होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, दे make better choices in life and they are better than those who are illiterate, those who are uneducated, क्योंकि choices उनकी better होती हैं। उसके बाद ये नई स्लाइड आ गई, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में है क्या, है। मैंने बोला ना हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो प्राइवेट पब्लिक रहता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन बोले जरूरी है क्या, बोले हाँ सही बात है, क्वेश्चन आएगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड इट कैनॉट बी इजिली रिवर्स। दोनों को मुझे रेड में करना पड़ा कीवर्ड को। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आपके जीवन में अभी इन्वेस्टमेंट किया गया आगे आने वाले 40 साल 50 साल तक रहेगा। तो जो अभी 5 साल मेहनत करेंगे वो 50 साल आगे सुखी रहेंगे, 40 साल सुखी रहेंगे, नहीं तो। और दूसरी बात, एंड इट कैनॉट बी इजिली रिवर्स। रिवर्स का मतलब है अभी तो 5 साल निकल गए, तो मैं समझाता हूं बेटा सुधर जाओ, ये तब समझ में आता है जब लेट हो जाते हैं हम। तो इट कैनॉट बी रिवर्स का मतलब क्या है, इजीली रिवर्स का मतलब क्या है, ये 5 साल तुमने अगर निकाल दिया, अभी भी नहीं पढ़ना शुरू करा, अभी भी ध्यान देना शुरू नहीं करा कि चलो इस सिचुएशन में भी हम, चलो अब तो हमारे पास बहाना भी है, हम क्या करें समझ में ही नहीं आता है ऑनलाइन में, तो रिवर्स नहीं है, फिर ये निकल जाएगा ये समय तो, और बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे मार्च में। इट कैनॉट बी इजीली रिवर्स। फिर 3 साल और फिर आगे का भी नहीं समझे तो फिर कहाँ से वापस से थोड़ी हम 11 12 दोबारा थोड़ी करेंगे, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन थोड़ी दोबारा करेंगे। इसका एग्जांपल दे रखा, देखो एक ध्यान से, शायद समझ में आ जाए, किसी और 2-4 जुड़ जाए। मैंने बोला था पहले स्लाइड में भी शायद 2-4 जुड़ेंगे, अभी इस वाले वीडियो में भी हमारे साथ, पहले वीडियो में भी 2-4 जुड़ेंगे, तो जुड़े मेरे साथ। अभी 3-4 और इसमें देखेंगे जो जिन्होंने सवाल भी पूछने शुरू कर दिए हैं, एंड दे आर नाउ बिकमिंग फ्रॉम द एवरी वीडियो द स्टूडेंट्स those who are hearing me, they are becoming serious enough, क्योंकि उनको पता है उनका करियर है। देखो क्या लिखा है इसमें एग्जांपल में,
वन से चाइल्ड इज एडमिटेड टू ए स्कूल और कॉलेज, तो अभी स्कूल तो चलो ठीक है, अभी एक साल रह गया है, कॉलेज की बात करते हैं। वे द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। रिक्वायर्ड सर्विसेज क्या है? आपको एक तो नॉलेज बेस प्रोवाइड करना, आपके पास वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होना, उसके बाद आपको एक्सपोजर जो देना है, उसका करिकुलम जो है, बहुत सारी बातें हैं। बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड, अब आपको ऐसा लगा कि 6 महीने बाद कि ये तो गलत फंस गए, गलत कॉलेज में आ गए, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या समझना है? बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन। अब आपने डिसीजन लेने की सोची, तो बेटा क्या 20 सेशन में ले लोगे क्या डिसीजन दूसरे कॉलेज में जाने का? नहीं हो सकता पॉसिबल। तो क्या लिखा लास्ट? लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन। क्या डैमेज है फिर सोचो? डैमेज है कॉस्ट की डैमेज, डैमेज है टाइम की डैमेज, एंड दैट इज वेरी हैवी। फिर आप वो 3 साल ही निकालोगे। व्हाट माई पॉइंट? दोबारा से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देख लो, कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड देख लो, तो फिर आज से सुधर जाओ। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट देखो, कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट। आपको कुछ भी नहीं पता है क्या सर्विसेज, आपको इतना पता है कि कॉलेज में जाना है 12th करके, पर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्या सर्विसेज वो पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेंगे आपको अवेलेबल, जो आप ज्वाइन करेंगे, एंड देयर कॉस्ट, आपको कॉस्ट का भी अंदाजा नहीं है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट ये और कह रहा था, प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एक्वायर मोनोपोली पावर एंड आर इन्वॉल्वड इन एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसे कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी जो आपको पता ही नहीं है, दे आर इन्वॉल्वड इन एक्सप्लॉयटेशन। और लास्ट में क्या एक्सप्लॉयटेशन, क्या मतलब? रिक्वायर्ड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और इवन कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट प्रोवाइडर शुड फॉलो द स्टैंडर्ड सेट बाय गवर्नमेंट एंड चार्ज करेक्ट प्राइस, जिसको फीस बोलेंगे हम। तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारा एज ए स्टूडेंट भी तो कुछ, हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना, कि हम भी, हमने लिखा ना वो इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, तो हम भी थोड़ा सा एक्वायर करना शुरू करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू करें इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में, कि अभी कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर सुनी सुनाई बात पर हम किसी पर भी भरोसा करें और फिर बाद में ये पहले वाले पॉइंट पे आ जाएं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और कैन नॉट बी इजीली रिवर्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, आप बताएं मुझे आंसर। सब बोलेंगे पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव कैसे होगा? और रिवर्स की तो बात ही छोड़ दो, एक बार चले गए जहां रास्ते पे वापस कैसे, मुझे एग्जांपल बता दो। वन से चाइल्ड इज, अब मैं नाम से रिप्लेस कर दूं, तो हमारी क्लास में एक बच्चे का नाम लगा दूं मैं यहाँ पे, वन से चाइल्ड की जगह इज, और वो मिस्टर XYZ, मिस XYZ इज एडमिटेड टू ए कॉलेज वेयर द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर। कितना बुरा लगेगा आपको, आपका नाम अगर यहाँ पर आ रहा है तो। बिफोर द डिसीजन टू द टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन, अब कहाँ से डिसीजन ले, वो तो निकालेंगे फिर टाइम वो। लेकिन लास्ट में क्या रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज, वो टाइम की भी डैमेज, कॉस्ट की भी डैमेज, करियर की भी डैमेज, बहुत सारी डैमेज है। तो अभी मैं कह रहा हूँ अभी से हम सुधर जाएं और थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस देने लग जाएं, थोड़े से सिंसियर हो जाएं, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, तो थिंग्स विल बी वेरी, वी कैन से क्लियर एंड पॉजिटिव। सरकार तो अपना काम करी, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो कर रहे हैं, ये लो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एजुकेशन सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आपने, मैं बोल रहा हूँ कि अभी उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज करी, तो कर रहे हैं वो। NCERT है, वो सिलेबस बनाते हैं, किताबें डिजाइन करते हैं। UGC है, वो कॉलेजेस के लिए होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। AICT टेक्निकल कॉलेजेस के लिए होता है, इंजीनियरिंग MBA के कॉलेजेस के लिए। तो दे आर देयर, वो अपना रोल कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी। एजुकेशन सेक्टर के बाद हेल्थ सेक्टर को भी फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है तीसरा। तो ये तो कर रहे हैं अपना काम, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और होना है। ये क्या लिख रखा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो अगेन हमने बोला था ना, वो तो अपना रोल कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड करा कि कुछ पोर्शन को, 30% पोर्शन को करीब हटा दिया जाए, तो उसमें से अब ये नॉन इवेल्युएटिव पार्ट आ गया है। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया जो आपके NCERT में 92, 93, 94 पेज से है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इट इज नॉट इवेल्युएटिव, डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली। समझ में आ गया? उसके बाद आपको मैं PDF भी एक भेज दूंगा, एक वो तैयार हो गई है, जिसमें वैसे तो आपको चैप्टर के साथ रहेगा तो ज़्यादा आसान है, फिर भी आपको बता दिया जाएगा, एक PDF भेज दी जाएगी जिसमें कौन कौन से पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। CBSE की साइट पर भी अवेलेबल है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया क्या क्या है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्या है? एक तो एजुकेशन फॉर ऑल है, जिसमें क्या, वो आप सब जानते ही हैं,
गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये एक राइट है, तो ये बच्चों को सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाती है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपल्सरी है, फ्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा गया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कोई किसी पर एहसान कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका कोई फायदा लेना चाहे, ऐसा कहीं भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी सरकार है। तो 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है, इसको कंपल्सरी बोलते हैं, और फ्री करना है क्योंकि उसका राइट है ये। क्योंकि क्यों बोला, अच्छा ऐसा सोचो, ऐसा क्यों किया होगा सरकार ने, सोचो क्या उनको कॉस्ट नहीं आ रही है? गवर्नमेंट टीचर्स क्या ऐसे, आप उनकी सैलरी देखो, आप या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उनके स्कूल का साइज देखो, आप लैंड का साइज देखो, फिर बिल्डिंग देखो, क्या है वो फ्री में आ रहा है? नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट बियर है हैवी कॉस्ट। उसको आगे जाके हम बजट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैक्रो में आने वाला नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तो इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो देयर इज ए हैवी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलो बताओ। वही ह्यूमन वेलफेयर। एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल, दे आर बेटर इन मेकिंग चॉइसेस, दे हैव ए बेटर लाइफ, बेटर वेल बीइंग। मतलब एक इंसान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, जैसे खाना जरूरी होता है हमारे फिजिकल, हमारे बॉडी के लिए, मेंटली हमारे को स्ट्रेंथ के लिए पढ़ना जरूरी है। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में बोलता था, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन एनिमल और ह्यूमन बीइंग, वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी बोला जाता है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, तो वी आर सोशल एनिमल्स, लेकिन हम बिल्कुल एनिमल ही बन जाएंगे अगर हमें पढ़ाया नहीं जाएगा तो। ह्यूमन बींग्स बनने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए, ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से। दूसरा क्या इंडिया के लिए बोला, जेंडर इक्विटी बहुत जरूरी है इंडिया में, क्योंकि जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, एजुकेशन फॉर वुमेन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब उनको फाइनेंशियली नहीं तो डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो वो किसी पर डिपेंड ना हो, वो इकोनॉमिकली खुद इतना उनके इनकम हो कि शी कैन अर्न गुड सैलरी, तो इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, किसी पर डिपेंड ना होना इकोनॉमिकली, मतलब फैमिली में किसी पर भी। दूसरा क्या है, सोशल स्टेटस। तो फिर अगर आप एजुकेटेड हैं एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, तो देयर इज अ सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। एंड लास्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और हेल्थ पर भी क्यों नहीं, मैंने बोला है कि शुरू से आ रहा है वो वेल बीइंग आ रहा है, लाइफ आ रहा है आपका, तो उसमें क्या लिखेंगे कि जो दोज हु आर एजुकेटेड, दोज वुमेन, देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ केयर ऑल्सो। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब होता है जो इंडिया में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और हम डिग्रीज की बात करें, तो उसमें क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, लेस पीपल रीच हायर एजुकेशन इन इंडिया। वो छोड़ देते हैं पहले ही पढ़े। तो हम में से जो मुझे 40 के करीब बच्चे सुन रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना है। वी शुड रीच हायर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन हमें, लेकिन बेस्ट के लिए पहले हमें भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। इकोनॉमी तो तैयार है, यहाँ पर हमने देखा सरकार तो इतनी सारे, उनके पास एजुकेशन में देखो कितनी सारी बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उसके बाद ये सीबीएसई के दोनों सवाल मैंने बता दिए थे। अब ये एक्सरसाइज आ गई आपकी। एक्सरसाइज में क्या लिखा है, पहला सवाल, व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ए कंट्री, तो स्लाइड में मिलेंगे आपको। दूसरा सवाल, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन ए कंट्री, कौन से इंडिकेटर्स होंगे कि एजुकेशनल अचीवमेंट है, वो ढूंढेंगे। एक बार एनसीईआरटी भी खोल के देखना। तीसरा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो अभी करा है इसी वीडियो में। चौथा सवाल, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी कर रखा है, थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, सिंपल से हैं, 4-5 फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो और करके आ रहा है, सबका एक ही आंसर है या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे से 1-2 पॉइंट हटेंगे, नहीं तो एक जैसा आंसर मिलेगा। पहला क्या है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, तो वही आ गया एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा सवाल, एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, फिर आ गया एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो सीधा ही है। चौथा सवाल, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको 2 स्लाइड्स का हेल्प लेनी है, एजुकेशन वाली, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, और ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये एक ही आंसर आएगा। 6th क्वेश्चन, आर यू इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, क्या आप इस फेवर में हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस, इसी स्लाइड में करा हमने, इसी वीडियो में, तो ये आंसर यस है। तो क्या क्या है वो स्लाइड में से कमेंट करना है, आंसर तभी आपको कंप्लीट माना जाएगा या नंबर मिलेंगे जब आप उसके सपोर्ट में आप वैलिड रीजंस देंगे। तो वो स्लाइड में लिख रखा है, ध्यान आ रहा है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ऐसा मिलता जुलता सवाल क्या है,
इज इट एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन? क्या ये जरूरी है उनको रेगुलेट करना चाहिए? तो उसमें भी लास्ट 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं उसी स्लाइड में से। कमेंट एंड गिव रीजन। कॉस्ट की बात आ रही थी, इंफॉर्मेशन की बात आ रही थी, थोड़ा सा दिया मैंने आपको, उसी स्लाइड में से लिखना है। 7th क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग एज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड नीड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद ये लास्ट में हम बार बार बात करते हैं, हर वीडियो में बात करते हैं, राइट दी स्लाइड्स एज नोट्स इन योर नोटबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। और ये जैसे स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी, तो जिन्होंने नहीं बनाई है तो वो अभी भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। जिन्होंने बनाई है दैट इज़ वेल एंड गुड। और हमेशा मैं समझाता हूँ आपको कि आप स्टडी बेस से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे और ऐड हुए हैं जो स्टडी बेस से पूछने लग गए हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड कि आप उसको रिटर्न में मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपको रिटर्न में उसका जवाब दे सकता हूँ। और दूसरा हमारा एक मीडियम है कि हम लाइव सेशन के अंदर जो हमारा कल है तो हम, लेकिन हम जब ये वीडियो आपका अपलोड होगा तो वो टुडे ही हो जाएगा क्योंकि कल ही अपलोड होगा। तो आपका यानी सैटरडे वी कैन से, तो कल से तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सैटरडे की बात है, जो सैटरडे को ही हमारा लाइव सेशन होता है, तो आप उसमें भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगेन आपको जो 2-3 बातें ध्यान रखनी है क्या है, स्लाइड्स को लिखना है नोटबुक में, कौन सी बुक में लिखना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा मैक्रो का स्टार्ट होने वाला है, तो आपके चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं तो रिवाइज करते रहो, सवाल पूछते रहो, नहीं तो चैप्टर तो बढ़ते जाएंगे। मैक्रो का स्टार्ट हो जाएगा, बजट करेंगे अब हम, नेक्स्ट चैप्टर इज बजट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड बी हेल्दी।